हेलो दोस्तों। तो हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे। पार्ट 1 हो चुका था, तो उसमें जो बचा हुआ था तो उसको आज पढ़ रहे हैं हम। तो वो पार्ट 2 हो गया, तो चलिए शुरू करते हैं। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी जो है पंबा है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पंबा है, जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करते हुए वेम्बनाड झील में जा गिरती है। यानी कि ये केरल की एक और नदी है पंबा, जो उत्तरी केरल में जो है 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है और वेम्बनाड झील में जा गिरती है। और वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल, याद रखिएगा, केरल में है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अरावली के पश्चिम में लूनी जो है राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये अरावली हो गया, ये अरावली नदी हो, अरावली पहाड़ हो गया। और इसके पश्चिम में, यानी पश्चिम इधर हो गया, तो इधर से लूनी के बारे में, इधर से ये लूनी। तो यही बोल रहा है कि अरावली के पश्चिम में लूनी जो है राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यानी कि पुष्कर के समीप क्या होता है कि दो धाराओं में, यानी कि सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, दो धाराओं के रूप में उत्पन्न होती है। पुष्कर के समीप और गोविंदगढ़ के निकट क्या होता है कि आपस में फिर मिल जाती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से बाहर निकलती है। यहाँ से जो है यह नदी अरावली पहाड़ियों से क्या होता है कि निकलती है। किस पहाड़ी से? तो अरावली पहाड़ियों से। ये अरावली पहाड़ी से निकलती है और लूनी कहलाती है, यानी कि लूनी नदी जो है अरावली पहाड़ी से निकलती है। ये जो अरावली पहाड़ी है ये वाला, और यहाँ से निकलती है लूनी नदी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है, यानी कि तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छकरण में जा मिलती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है, यानी कि अल्पकाल के लिए है यह नदी तंत्र। यानी कि पहले तो तलवाड़ा तक ऐसे पश्चिम तक बहती है, ये आपका अरावली हो गया, अरावली पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया या पठार हो गया, जो भी है अरावली पहाड़। और यहाँ से लूनी नदी निकलती है तो पश्चिम तक, तलवाड़ा तक पश्चिम तक बहती है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण में और पश्चिम में ये बहती है कच्छ किरण में, यानी कि गुजरात में जो ये कच्छ है, मान लीजिए कुछ गुजरात है ये, और गुजरात के कच्छ में क्या होता है कि यहाँ पर आकर क्या कहता है, कच्छ किरण में जा मिलती है। जो संपूर्ण नदी तंत्र जो है अल्पकालिक है, यानी कि यह जो संपूर्ण नदी तंत्र है अल्पकालिक है, अल्पकाल के लिए है। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियों के बारे में देखते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि प्रायद्वीप में जो है आपका प्रायद्वीपीय जो भारत है, ऐसे ऐसे ये आपका, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं तब ताकि आपको समझ में आए। ये आपका एमपी हो गया, ऐसे आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया, यहाँ से ऐसे ये। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है बहुत बड़ी संख्या में ये नदियाँ जो है अपनी सहायक नदियों के साथ जो है पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और कुछ छोटी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छोटी होने के बावजूद पूर्व की ओर बहने वाली इन नदियों का अपना महत्व है, यानी छोटी होने के बावजूद भी पूर्व की ओर बहने वाली इन नदियों का क्या है, तो अपना महत्व है। जैसे स्वर्ण रेखा है, बैतरणी है, ब्राह्मणी है, वंशाधारा है, पेन्नर है, पलार है, वैगई है। ये सब जो है पूर्व की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ है, यानी कि ये भारत का मैप हो गया ऐसे। ये पूर्व की ओर ऐसे बहती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। स्मरणीय तथ्य देखते हैं। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग, यानी कि 71% भाग जो है जल से ढका है। कितने प्रतिशत भाग? 71% किससे ढका है? तो जल से ढका है। लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। लेकिन जो इसका 97% जो जल है लवणीय है, सिर्फ 3% जल ही स्वच्छ है जो पीने को के योग्य है। तो चलिए आगे देखते हैं। केवल 3% स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। जिसका 3/4 भाग, यानी कि इसमें भी 3/4 भाग जो है हिमानी यानी बर्फ के रूप में मौजूद है। नदी बहाव प्रकृति देखते हैं। नदी बहाव प्रवृत्ति, रिवर फ्लो रेजिम रीजिम। तो नदी बहाव प्रवृत्ति देखते हैं। किसी भी नदी में पानी के मौसमी बहाव के प्रतिरूप को उसकी प्रवृत्ति यानी रेजिम कहा जाता है। यानी कि किसी भी नदी में पानी के मौसमी बहाव के प्रतिरूप को उसके प्रवृत्ति यानी रेजिम कहा जाता है। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के प्रवाह प्रतिरूप की मुख्य भिन्नताएं जलवायु की भिन्नताओं के कारण पाई जाती है। यानी कि हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के प्रवाह प्रतिरूप की मुख्य भिन्नताएं जो है जलवायु की भिन्नताओं के कारण पाई जाती है। हिमालय की नदियाँ जो है 12 मासी है। हिमालय की नदियाँ क्या है? तो 12 मासी है तथा इनकी प्रवृत्ति बर्फ के पिघलने और वर्षा द्वारा जल आपूर्ति के प्रतिरूप पर निर्भर है। यानी कि
इनकी प्रवृत्ति क्या है? तो बर्फ के पिघलने तथा वर्षा द्वारा जल आपूर्ति के प्रतिरूप पर निर्भर है। यह कहा जा सकता है कि इन नदियों की प्रवृत्तियाँ मानसूनी भी है तथा हिमानी भी है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि नदियों की प्रवृत्ति क्या है? तो मानसूनी भी है और हिमानी भी है। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवृत्ति केवल मानसूनी है। दूसरी ओर जो है प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं उनकी प्रवृत्ति क्या है? तो मानसूनी है और वे सिर्फ वर्षा पर निर्भर है, यानी कि वे सिर्फ वर्षा पर निर्भर हैं। उनके मध्य भी प्रवृत्तियों में भिन्नता इसलिए पाई जाती है क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न भागों में वर्षा के मौसमी वितरण में असमानता पाई जाती है। यानी कि जितनी बहुत सारी नदियाँ हैं उनके मध्य भी अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। उसके पीछे कारण ये है कि प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न भागों में जो है प्रायद्वीपीय पठार है उनके अलग अलग भागों में वर्षा जो है अलग अलग स्तर पर होता है। कहीं भी जहाँ कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ की नदी जो होगा, जो जो भी निकलेगी, वहाँ पर जल ज़्यादा होगा। जहाँ पर कम बारिश होगा वहाँ पर क्या होगा कि उस नदी के जल में क्या होगा? पानी कम होगा। तो यही बात कर रहा है कि वर्षा के मौसमी वितरण में असमानता पाई जाती है। तो इसके कारण भी है नदियों में जल का, यानी कि जहाँ ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पर क्या होगा? उस नदी में जल ज़्यादा होगा, जहाँ कम होगा वहाँ पर क्या होगा? जल कम होगा। क्योंकि ये नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय मतलब प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ है वो क्या है? तो मानसूनी है और वर्षा पर निर्भर है, यही कारण है। जल विसर्जन नदी में बहने वाले जल की वह राशि है जो समय समय पर मापकर ज्ञात की जाती है। यानी कि जल विसर्जन जो है नदी में बहने वाले जल की वह राशि है, यानी कि जल की वह राशि है जो समय समय पर मापकर ज्ञात की जाती है। यानी समय समय पर मापकर ज्ञात की जाती है कि कितना पानी कब कब है। जैसे बरसात के मौसम में कितना पानी है, ठंड के मौसम में कब है और गर्मी के मौसम में कब है। तो इस तरह से मापी जाती है जल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस इकाई में जल विसर्जन मापा जाता है उसे क्यूसेक घन फीट प्रति सेकंड अथवा क्यूमैक्स घन मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। यानी कि जिस इकाई में जल विसर्जन मापा जाता है, यानी कि जिस इकाई में क्या होता है कि जल विसर्जन को मापा जाता है उसे क्यूसेक घन फीट प्रति सेकंड अथवा क्यूमैक्स यानी घन मीटर प्रति सेकंड कहते हैं। गंगा में पानी का न्यूनतम बहाव जनवरी से जून तक पाया जाता है। गंगा में पानी का न्यूनतम बहाव जो है जनवरी से जून तक पाया जाता है। यानी कि न्यूनतम मतलब कम बहाव जनवरी से जून तक होता है। इससे मतलब पानी बहुत कम हो जाता है। अधिकतम प्रवाह जो है अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है। अधिकतम प्रवाह जो है अगस्त और सितंबर में प्राप्त होता है क्योंकि इस समय बारिश बहुत ज़्यादा होता है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है और सितंबर के बाद जो है क्या होता है कि जल के प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। इस प्रकार जो है इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति क्या होती है? तो मानसूनी होती है। गंगा द्रोणी के पूर्वी और पश्चिमी भागों के जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आता है। यानी कि गंगा द्रोणी के पूर्वी और पश्चिमी भागों के जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले भी काफ़ी बड़ा होता है। यानी कि बर्फ पिघलने के कारण क्या होता है कि गंगा नदी का प्रवाह क्या होता है? मानसून आने से पहले भी काफ़ी बड़ा होता है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक है, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1300 क्यूसेक है। प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालयी नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति जो है हिमालयी नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है। यानी कि जनवरी से जुलाई तक बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है, जिससे यह अचानक उफान पर आ जाती है। यानी कि जनवरी से जुलाई तक क्या होता है कि नर्मदा जो नदी है उसका जल विसर्जन जो है स्तर कम होता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का क्या होता है कि जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है। अधिकतम क्योंकि बारिश होता है, जिस कारण क्या होता है कि अधिकतम हो जाता है, जिससे यह अचानक उफान पर आ जाती है। अक्टूबर महीने में नर्मदा के बहाव में गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। यानी कि अक्टूबर में महीने में नर्मदा के बहाव में गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरुड़ेश्वर में दर्ज नर्मदा नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक तथा न्यूनतम बहाव जो है 1500 क्यूसेक है। यानी कि गरुड़ेश्वर गरुड़ेश्वर में दर्ज नर्मदा के बहाव के आंकड़े हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि अधिकतम जो बहाव होता है इसका नर्मदा नदी का वो 2300 क्यूसेक है तथा न्यूनतम यानी कम बहाव कितना है? 1500 क्यूसेक है।
गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। और गोदावरी में जो है न्यूनतम प्रवाह कब होता है, तो मई महीने में होता है, और अधिकतम प्रवाह कब होता है, तो जुलाई से अगस्त महीने में होता है। अगस्त माह के पश्चात इसके प्रवाह में भारी कमी आती है, यानी कि अगस्त माह के बाद जो है इसके प्रवाह में भारी कमी आती है। लेकिन फिर भी अक्टूबर और नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है, यानी कि फिर भी अक्टूबर नवंबर में प्रवाह का आयतन जो है जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेक और न्यूनतम औसत केवल 50 क्यूसेक होता है, यानी कि पोलावरम में जो है गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन कितना होता है, तो 3200 क्यूसेक होता है, और न्यूनतम कितना होता है, तो 50 क्यूसेक होता है। ये आंकड़े नदी के प्रवाह प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। नदी जल उपयोग की सीमा, एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। भारत की नदियाँ प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती है, लेकिन समय और स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। भारत की नदियाँ जो है प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती है, लेकिन समय और स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। 12 मासी नदियाँ वर्ष भर जल का वहन करती है, यानी कि 12 मासी नदियाँ जो है वर्ष भर जल का वहन करती है, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। परंतु क्या होता है कि अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम क्या होता है कि जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है, यानी कि वर्षा ऋतु में अधिकांश जल क्या होता है कि जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। इसी प्रकार जो क्या होता है कि जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। अब हम लोग देखेंगे नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है, ये देखेंगे। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है, यानी कि संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि नदियों का जल क्या है, तो मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये आदिवासी गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण आदि में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों को तुलना पढ़ेंगे, इसलिए मैंने छोटा कर लिया, यानी तुलना इसको देखा जाएगा हिमालय नदियों के बारे में क्या है और प्रायद्वीपीय नदियों के क्या है इसके बारे में। पक्ष हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी। उद्गम स्थल जो है हिमनदियों से ढके हिमालय पर्वत, हिमनदियों से ढके हिमालय पर्वत, और प्रायद्वीपीय नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार और मध्य उच्च भूमि। प्रवाह प्रवृत्ति है 12 मासी है। हिमनद व और जल वर्षा से जल प्राप्ति करती है, यानी कि हिमालय नदी जो है हिमनद से और वर्षा से जल प्राप्ति करती है, इसलिए 12 मासी है। और ये प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है मौसमी है, यानी कि मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। अपवाह के प्रकार देखते हैं। ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, यानी कि पूर्ववर्ती भी है और अनुवर्ती भी है। कौन सी, तो हिमालयी नदियाँ मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है। वृक्ष के आकार जैसे जैसे वृक्ष नहीं होता है, वृक्ष ऐसे, ये आपका ये वृक्ष हो गया, ऐसे 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 जाल की तरह ऐसे, तो वृक्षाकार मार्ग बनाती है। ऐसे भी बनाती है, ऐसे इधर उधर फैलती रहती है, तो इस तरह के बनाती है। अध्यारोपित है पुनर्युवनित नदियाँ है, और ये आयताकार और प्रतिरूप बनाती है, यानी कि अरीय और आयताकार प्रतिरूप बनाती है। नदी की प्रकृति की देखते हैं क्या है। लंबा मार्ग होता है, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियाँ, अभिशीर्ष अपरदन और नदी अपहरण, मैदानों में जल मार्ग बदलना तथा विसर्प बनाना, यानी कि मैदान में क्या करती है, विसर्प, ऐसे ऐसे विसर्प जो होता है ना, ये बनाती है। गोखुर झील भी बनाती है, ऐसे ऐसे गोखुर झील जो बीच में होता है गाय के खुर पे जैसा, ऐसे, ठीक है। ये सब नदियाँ है। अपर्दन करती है, जिसके कारण से बालू नदी गाद सिल्ट सारी चीज़ें लाती है अपने साथ। यह समायोजित घाटियों के साथ छोटे और निश्चित मार्ग ये बनाकर चलती है।
जल ग्रहण क्षेत्र जो है बहुत बड़ी द्रोणी होती है, जल ग्रहण के लिए बहुत बड़ी द्रोणी होती है, इसकी द्रोणी बहुत बड़ी है। और प्रायद्वीपीय नदियों की द्रोणी क्या है, अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी है। नदी की आयु क्या है, तो ये हिमालयी नदी है जो युवा है, क्रियाशील है और घाटियों को गहरा करना इनका काम है। घाटियों को गहरा करती है आवर्तन करके, काट छाट करके। प्रवाहित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदी है, यानी कि प्रायद्वीपीय नदी जो है प्रवाहित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदी यानी पुरानी नदी है, बहुत पुरानी, जो अपने आधार तल पर जा पहुंचे, जो अपने आधार तल पर क्या है कि जा पहुंचे, यानी कि हिमालय से पहले की ये सब नदी है, प्रायद्वीपीय नदियाँ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग नदी प्रदूषण पढ़ेंगे, नदी प्रदूषण यानी रिवर पॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है, यानी कि ये नदी की जो है गुणवत्ता प्रभावित हुई है, क्योंकि ये नदी जल की घरेलू, औद्योगिक क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मांग के कारण क्या हुआ कि इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि नदियों से अधिक जल की निकासी होती है, जिससे इनका आयतन घटता जाता है, जिससे इनका आयतन क्या है कि घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते हैं। दूसरी ओर क्या होता है कि उद्योगों का प्रदूषण होता है तथा अपरिष्कृत कचरे जो है नदी में मिलते हैं। मल जो है शहरों के क्षेत्र में मल कचरे वचड़े सब नदी में गिरती हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं, यानी कि यह जो है केवल जल की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करती है बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। यानी कि उदाहरण के लिए जो है दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल जो है लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को जो है तनु मतलब करके समाहित, छोटा करके समाहित कर सकता है। लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। लगातार जो है बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं पाता है तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदी के दूषित जल से हमारा स्वास्थ्य क्या होता है कि प्रभावित होता है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजना लागू की गई है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण क्या है कि इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजना लागू की गई है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान जीएपी के साथ आरंभ हुआ। 1985 में ही नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तो ये यहाँ याद रखिएगा इसको अच्छे तरीके से। गंगा एक्शन प्लान पूछेगा कब शुभारंभ किया गया था, तो 1985 में। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, वर्ष जो है 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत है। एनआरसीपी का उद्देश्य जो है नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके इसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। अब हम लोग झील पढ़ेंगे, झील यानी कि लेक। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। झील किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। अधिकतर झीलें क्या होती है, अस्थायी होती है। अधिकतर झीलें क्या होती है, तो अस्थायी होती है, जबकि कुछ में केवल वर्षा ऋतु में जल होता है, जबकि कुछ में जो है केवल वर्षा ऋतु में ही जल होता है। जैसे जैसे क्या होगा, अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाले झीलें। बड़े आकार वाले झीलों के को समुद्र कहा जाता है। बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर तथा अरल सागर। जैसे क्या होगा, कैस्पियन सागर होगा, मृत सागर हो गया तथा अरल सागर हो गया। भारत में बहुत सी झीलें हैं। भारत में क्या है कि बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से क्या है, तो भिन्न है। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण जो है हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स के फलस्वरूप हुआ है। यहाँ कुछ ऐसी झीलें जिनका निर्माण जो है हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण जो है
वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी यानी मेंडरिंग रिवर्स बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। एक विसर्प नदी ना ऐसे ऐसे होता है, विसर्प यानी सांप का जैसा ऐसे बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर क्या होता है कि गोखुर झील का इसे निर्माण कर देता है, इसे बीच में ऐसे फॉर्म्स कट ऑफ दैट लेटर डेवलप्स इनटू ऑक्सबो लेक्स। स्पीट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पोलकट झील तथा कोलेरू झील। स्पीट तथा बार जो है यानी कि रोधिका तटीय क्षेत्र में, यानी तटीय क्षेत्र में क्या करते हैं कि तट वाले क्षेत्र जो है ना वहाँ पर लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील हो गया, पुलकट झील हुआ तथा कोलेरू झील हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अंतर्देशीय भागों वाले झीलों में कभी कभी मौसमी होती है, यानी कि कभी कभी मौसमी होती है। अंतर्देशीय भागों वाले झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण युक्त क्या है कि लवण युक्त जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक निर्माण के लिए किया जाता है। इसके जल का उपयोग जो है नमक निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी के अधिकांश झीलें जो हिमालय क्षेत्र में है। मीठे पानी के अधिकांश झीलें कहाँ है तो हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा निर्मित है। ये मुख्यतः किससे निर्मित है? हिमानी द्वारा निर्मित है। दूसरे शब्दों में ये तब निर्मित हुई जब हिमानियों ने कोई गहरी द्रोणी बनाई। दूसरे शब्दों में ये तब निर्मित हुई जब हिमानियों ने कोई गहरी द्रोणी बनाई जो बाद में हिम पिघलने पर भर गई। जो बाद में जो है हिम पिघलने पर क्या हुई कि भर गई, या किसी क्षेत्र में सिलाव अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए, या किसी क्षेत्र में सिलाव अथवा मिट्टी से जो है हिमानी मार्ग बन गए। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे जैसे क्या होगा गुरु गोविंद सागर झील, यानी गुरु गोविंद सागर झील भाखड़ा नांगल परियोजना, यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना बनने से क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह सागर झील का निर्माण हो गया। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर के बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर जो है भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है। ये जो है बुलर झील भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है जो जम्मू कश्मीर में है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है, यानी कि यह भारत की सबसे बड़ी क्या है मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है, यानी कि नेचुरल झील है। गुरु गोविंद सागर कोडाई कनाल झील मानव निर्मित झील है, यानी कि गुरु गोविंद सागर और कोडाई कनाल झील जो है मानव निर्मित झील है। और चुलिया एक प्रपात है जो कि चंबल नदी पर है। चुलिया एक प्रपात है यानी जल प्रपात है, वाटरफॉल है जो कहाँ है तो चंबल नदी पर है। फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश में है। फुलहर झील कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। तथा रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड की एक हिम झील है, यानी कि रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड की क्या है तो एक हिम झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बाड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी के झील है, यानी कि डल झील हो गया, भीमताल हो गया, नैनीताल हो गया, लोकटक हो गया, बाड़ा पानी हो गया। ये क्या है कि अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी के झीलें हैं। क्या है तो मीठे पानी की झीलें हैं। झीलें जो है मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। झीलें क्या होती है कि मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू रखने में सहायक होती है। एक झील जो है नदी के बहाव को सुचारू रखने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय या बाढ़ को रोकती है। अत्यधिक जो है वर्षा के समय क्या करती है तो बाढ़ को रोकती है। तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। तथा सूखे के मौसम में या पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। झीलों का जो प्रयोग क्या है तो जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है। ये जो है आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को क्या करती है सामान्य बनाती है। जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है तथा झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है और हमें मनोरंजन प्रदान करती है। यानी कि झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है और हमें मनोरंजन प्रदान करती है। अब हम लोग जो है फ्लैशबैक पढ़ेंगे। फ्लैशबैक यानी अध्याय स्मरणिका पढ़ेंगे। इसमें जो अपवाह तंत्र देखते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को दो समूहों में बांटा जा सकता है, अरब सागर
और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया कहा जाता है। ये सब पढ़ा चुके हैं, सिर्फ फ्लैशबैक है, छोटे छोटे मतलब लाइन में दिया गया है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। लघु नदी द्रोणी, इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल है। ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। कुछ अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है, जो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। ये भारतीय अपवाह तंत्र है। जबकि 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार नदियां है, अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो ये याद रखिएगा। 2000 नहीं 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अपवाह क्षेत्र वाली प्रमुख नदी द्रोणी, इसमें 14 नदी द्रोणियां शामिल हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि। भारतीय नदियों को 2 वर्गों में विभाजन किया गया है: हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती है। नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियां इसका अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है। हिमालय की 2 मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी प्रकृति की है क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर है। मध्यम नदी द्रोणी, इसमें 44 नदी द्रोणियां हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। हिमालय अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। अधिकांश नदियां मौसमी प्रकृति की है क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर है। जब हिमालयी नदियां मैदान में प्रवेश करती है तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां जैसे समतल घाटियां, गोकुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुप्त वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। सिंधु नदी तंत्र यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। भारत में सिंधु नदी का क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। अब इधर देखते हैं, हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं। सिंधु केवल हिमालय क्षेत्र में ही जो है 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जल को निकास प्रदान करती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। यहाँ की नदियां 12मासी हैं क्योंकि ये बर्फ पिघलने तथा वर्षण ढूंढने पर निर्भर है। ये नदियां महाखंडों के अतिरिक्त अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियां, छिपरिकाएं और जलप्रपात भी बनाती है। भारतीय अपवाह तंत्र, हिमालय अपवाह तंत्र देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सिंगी खंबान अथवा शेरमुख कहते हैं। तिब्बत में इसे सिंगी खंबान या शेरमुख कहते हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित में बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख सहायक नदियां खोरम, तोची, गोमल, बिवोवा और संगर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर लंबाई है इसकी, यानी बहती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। फरक्का गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली। हुगली दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट के निकट पंचनद, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम का जल प्राप्त करती है। चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सतलज जो है ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है।
गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती मिलती है और इसके बाद यह गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना से दाएं तट पर मिलती है। गंगा के दाहिने तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद में है। नामचा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर यह यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। अलकनंदा, धौली गंगा और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। अलकनंदा जो है धौली गंगा और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी या काली गंगा इससे जो है रुद्रप्रयाग में मिलती है। मैदानी क्षेत्र में गंगा के दाहिने तट के मुख्य सहायक नदियाँ जो यमुना और सोन है। गंगा के बाएं किनारे पर बहुत सी नदियाँ इससे आकर मिलती है जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा आदि है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो है इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ जो है बूढ़ी दिहिंग है और धमसिरी दक्षिण है। दाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र यमुना कहलाती है और तीस्ता नदी इससे दाहिने किनारे पर मिलती है। तीस्ता नदी जो है इससे दाहिने किनारे पर मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है और अंत में जो है यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अपवातंत्र, प्रायद्वीपीय अपवातंत्र अब पढ़ेंगे। हिमालय पढ़ रहे हैं, अब प्रायद्वीपीय पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय अपवातंत्र हिमालय अपवातंत्र से पुराना है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा की बहती है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीपीय नदियाँ विसर्प नहीं बनाती है यानी कि विसर्प ऐसे, और ये बारहमासी नहीं होती है। नर्मदा और तापी अपवाद है। नर्मदा और तापी क्या है? अपवाद है। प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र का विकास आरंभिक टर्सरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन या धसाव, जिससे यह समुद्र तल के नीचे चला गया और हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। इधर देखते हैं तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होता है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। गोदावरी द्रोणी यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी का अपवातंत्र सबसे बड़ा है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। महानदी द्रोणी, महानदी जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। नर्मदा और तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारनद मुद का निर्माण करती है। नर्मदा द्रोणी, नर्मदा को उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी जो है धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। कृष्णा द्रोणी जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। कावेरी द्रोणी, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। शरावती जो पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नर्मदा नदी धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां हैं और पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां नदी बहाव आए आगे। चलिए, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग क्या होता है? छोटा होता है।
ढाढर नदी पंचमहल जिले में घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही जो है गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वामसाधारा, पेन्नार, पलार, वैगई पूर्व की ओर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। केरल की एक छोटी केरल की केरल की तटरेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी जो है भरतपुजा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। पेरियार जो है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अरावली के पश्चिम में लूनी जो है राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के प्रवाह प्रतिरूप की मुख्य भिन्नताएं जलवायु की भिन्नताओं के कारण पाई जाती है। नदी प्रवाह देखेंगे, चलिए नदी प्रवाह देखते हैं। नदी प्रवाह तो किसी भी नदी में पानी के मौसमी बहाव के प्रतिरूप को उसकी प्रवृत्ति रेजिम कहा जाता है। हिमालय की प्रवृत्तियां मानसूनी भी है, हिमालय की प्रवृत्तियां मानसूनी भी है तथा हिमानी भी है। प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवृत्ति केवल मानसूनी है और वे सिर्फ वर्षा पर निर्भर है। नदी बहाव देखते हैं। नदी जल की उपयोग की सीमा देखते हैं। 12 नदियां वर्ष भर जल का वहन करती है, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। भारत की नदियां प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती है, लेकिन समय और स्थान की दृष्टि से इनका वितरण समान नहीं है। नदी जल के घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। नदी जल का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण आदि में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। यही कारण है कि नदियों के तट के प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह आदिवासी गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व देखते हैं कि क्या महत्व है नदियों का। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है, जिससे इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ। नदी प्रदूषण देखते हैं, पहला देख लिए। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहाँ जल जमा होता है उसे झील कहते हैं, यह झील वाला है। नदी प्रदूषण देखते हैं। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। झीलें देखते हैं। अधिकतर झीलें क्या होता है, अस्थायी होती है, जबकि कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही जल होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवा वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके इसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर तथा अरब सागर। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। मीठे पानी के अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में ये मुख्यतः हिमानी द्वारा निर्मित है। राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण युक्त जल झील है, इसके जल का उपयोग नमक निर्माण के लिए किया जाता है। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है। गुरु गोविंद सिंह कोडाईकनाल झील मानव निर्मित झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटाक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में यह मुख्यतः हिमानी द्वारा निर्मित है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है, जैसे एक झील नदी के बहाव को सुचारू रूप रखने में सहायक होती है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है तथा रूपकुंड झील उत्तराखंड की एक हिम झील है। अब हम लोग आगे देखते हैं। वस्तुनिष्ठ खंड ऑब्जेक्टिव सेक्शन पूर्णतः NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित सवाल हैं जो हम लोग देखेंगे, जो पूरा टॉपिक पढ़े हैं उसी से सवाल है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। अपवाद द्रोणी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अपवाद द्रोणी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक नदी द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, दूसरा पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। तीसरा एक मूक नदी का निर्माण करती है। राइट आंसर आपका C सही है, यानी कि एक और दो आपका सही है, तीसरा जो है गलत है।
एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है। इस प्रकार के उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। अतः विकल्प सी सत्य है। चलिए अगला देखते हैं। कथन आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार करिए और कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। कथन ए, हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 होती है, इनमें वर्ष भर पानी रहता है। तो कथन ए सही होना चाहिए। कथन आर यानी कारण आर, इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होते हैं, यानी कि दोनों का दोनों सही है। तो इसमें देखते हैं ए और आर दोनों सत्य हैं, तो आर एक उचित व्याख्या है, यानी कि ए राइट आंसर, ए सही है और होना भी चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है। तो राइट आंसर आपका ए दिया हुआ है, तो राइट आंसर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 होती है, इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन ए यानी निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। कथन ए, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, तो सही है। कारण आर, इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो यानी कि जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको दरोगा में पूछे गए थे। एईडीओ का जो एग्जाम हुआ था, बीपीएससी एईडीओ, इसमें पूछे गए थे। बीपीएससी में तो पूछे ही जाते हैं। तो अब जो है इस तरह के सवालों के लिए जो है आपको तैयार रहना होगा और इस तरह के सवाल जो है आपको प्रैक्टिस करना होगा, एमसीक्यू आपको करना पड़ेगा। चलिए इसमें कौन सा सत्य है देखते हैं। इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या है, तो बी सही है। राइट आंसर बी है क्योंकि ए बी जो सही है, ए और आर दोनों सत्य है और आर एक उचित व्याख्या करता है, यानी कि दोनों सही था, तो दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल बिगड़कर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है, था विकल्प भी सत्य है। प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी असत्य मतलब गलत है। पहला, हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम है तथा यह छिछली है। दूसरा, कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा उत्तर की ओर बहती है। तीसरा, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है। तो राइट आंसर आपका गलत है। तो गलत पूछ रहा है सत्य यानी कि, तो आपका बी यानी कि केवल 2 वाला गलत है, यानी कि ये गलत है। यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाइए। बाकी जो 1 और 3 जो सही है और गलत यहाँ पर असत्य पूछा है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई जो है कम है तथा ये छिछली है। इनमें से कुछ नदियाँ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की ओर की तरफ बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची को 2 को सम्मिलित कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, इसको सूची 1 और सूची 2। सिंधु नदी का उद्गम स्थल। सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। तो आपका यह दूसरा सूची 2 में दिया है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में, अटक में, तिब्बत मानसरोवर झील के निकट, जास्कर, नुब्रा, सुयुक्त तथा हुंजा। यह सिंधु नदी के बारे में पूरा दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि आपका ए होगा। तो आपका ए होगा, तो देखा जाए ए सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ए का आपका 3 तिब्बत मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है। बी का हो जाएगा आपका सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, तो बी का 1 हो जाएगा जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में। सी का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। सी का हो जाएगा 4, सिंधु नदी की सहायक नदी है, जास्कर, नुब्रा, सुयुक्त तथा हुंजा। 4 डी, सिंधु नदी पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। डी का आपका हो जाएगा अटक में, यानी 2। तो राइट आंसर इस तरह से ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ देखिए अब इसमें दे ए का 3 बी का 1 सी का 4 डी का 2, यानी राइट आंसर ए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, सुयुक, हुंजा सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहती हुई अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, अतः विकल्प ए सत्य है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी निकलती है। अलकनंदा गंगा से मिलती है। गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये गंगोत्री हिमालय से ऋषिकेश में हरिद्वार के पास। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। तो राइट आंसर
आपका गंगा की मुख्य धारा भागीरथी निकलती है गंगोत्री हिमानी से, और उसके बाद से आपका गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के पास, तो ये गलत है। सॉरी, ये ऋषिकेश में, तो ये गलत है। 3 नंबर आपका सही है, 3 नंबर सही है। तो राइट आंसर आपका 1 और 3 जो है सही है, यानी 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत है। चलिए देखते हैं आंसर। गंगा की मुख्य धारा जो भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में गंगा से मिलती है। हरिद्वार के पास जो है गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, अतः राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से कूट के आधार पर सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। यमुना नदी निकलती है, यमुना गंगा में मिलती है, गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, और यमुना नदी इलाहाबाद में यमुनोत्री हिमानी से, यमुना घाघरा गंडक तथा कोसी। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका हो जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए का 4, यानी कि ये वाला ए का 4 मार दीजिए। और यमुना नदी निकलती है, बी का हो जाएगा 3, यानी कि यमुना निकलती है यमुनोत्री से निकलती है, और यमुनोत्री हिमानी से। सी का हो जाएगा यमुना गंगा मिलती है, तो सी का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इलाहाबाद में मिलती है तो वहाँ पर संगम बनता है। गंगा नदी के दाहिने किनारे का समानांतर बहती है, तो आपका कौन बहती है, तो आपका बहती है यमुना बहती है, यमुना नदी, और जाके इलाहाबाद में मिलती है। क्या है, तो ए का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो राइट आंसर आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद से गंगा में मिल जाती है, तब विकल्प भी सत्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। घाघरा, गंडक तथा कोसी निकलती है। प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नदियाँ मिट्टी को बनाती है। नेपाल हिमालय से घाघरा, गंडक तथा कोसी नदियों के कारण अनुपजाऊ। उपयुक्त में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, गलत यानी कि गलत है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहला देखते हैं, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। घाघरा, गंडक तथा कोसी निकलती है तो नेपाल हिमालय से मिलती है, पहला सही है। प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नदियों के कारण, तो भी सही है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नदियाँ मिट्टी को बनाती है, अनुपजाऊ नहीं, उपजाऊ बनाती है, तो राइट आंसर ये गलत है, गलत पूछ रहा है। तो राइट आपका सी होगा सही, क्योंकि ये दोनों सही है। अब पूछ रहा है गलत कौन है, तो गलत ये 3 नंबर है, तो 3 नंबर आपका आप टिक मारिएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इन नदियों के कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य बना देती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 9 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली चंबल, बेतवा तथा सोन गंगा और यमुना के मुख्य सहायक नदियाँ है। कथन 2। चंबल, बेत, सोन नदियाँ अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है, इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। अब चलिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। राइट आंसर है आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दोनों को दोनों सही है, गलत पूछ रहा है तो गलत कोई भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली चंबल, बेतवा, सोन गंगा यमुना की मुख्य सहायक नदियाँ है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है, इनकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गंगा नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। तो पहला देखिए, गंगा नदी बाएं तथा दाहिने किनारे के सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। दूसरा जो है, फरक्का गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। तीसरा जो है, फरक्का के समीप गंगा नदी 3 भागों में बढ़ जाती है। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर आपका जो है ये सही है, 1 और 2, यानी 1 ये सही है और ये सही है, ये 3 नंबर गलत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे के सहायक नदियों से जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। फरक्का गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ
गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी तथा हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मध्यांश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अतः विकल्प ए सत्य है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। गंगा की लंबाई है, सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई है। अंबाला से सुंदरवन तक के मैदान को ढाल में गिरावट है, लगभग 1800 किलोमीटर, 300 मीटर, 2500 किलोमीटर से अधिक। अंबाला नगर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, इसको जो है हम लोग कलर थोड़ा चेंज करते हैं ताकि समझ में आए। तो राइट आंसर आपका ए का आपका हो जाएगा, गंगा की लंबाई है तो सी 2500 किलोमीटर से अधिक है। आपका बी का हो जाएगा, सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। बी का हो जाएगा आपको 4, अंबाला नगर है। अंबाला, अंबाला से सुंदरबन तक की लंबाई है आपका 1, यानी कि लगभग 1800 किलोमीटर। अंबाला से सुंदरबन तक के मैदान के ढाल में गिरावट है, तो आपका हो जाएगा डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। राइट आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। अंबाला नगर जो है सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। अतः विकल्प सी सही है। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? पहला, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। दूसरा, यह सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। तीसरा, इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। चौथा, इसका अधिकतर मार्ग भारत के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर इसका जो है गलत पूछ रहा है, असत्य। तो राइट आंसर आपका जो होगा गलत होगा, ये 4 नंबर। बाकी सब जो है सही है। ये गलत पूछ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह जो है ऑप्शन डी होगा आंसर। तिब्बत नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग जो है भारत से बाहर स्थित है, भारत के अंदर नहीं है। ये अंदर पूछ रहा है, ये गलत है, बाहर है। प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है यानी कि सही है? पहला, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। दूसरा, पश्चिमी घाट पश्चिम तट के निकट पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित है। तीसरा, प्रायद्वीपीय भारत की बाकी अधिकतर मुख्य नदियां अरब सागर में गिरती है। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट जो है सही जो होगा आपका ए वाला सही है, बाकी ये दोनों गलत है, तो केवल 1 सही है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, तो पहला सही है। जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जो पश्चिमी तट जो है उत्तर से पश्चिम दिया है, यहाँ जो है पूरब से पश्चिम दिया गया है। यहाँ पर जो है आपका दिया गया है पूरब से पश्चिम, यहाँ जो है आपका उत्तर से दक्षिण दिया गया है। पूरब से पश्चिम थोड़ा ना, उत्तर से दक्षिण होगा, ऐसे होगा, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जो है जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है था, और यहाँ पर दिया है अरब सागर में गिरती है। मतलब अधिकतर नदियाँ अरब सागर में गिरती है तो नहीं, ये पूर्व की ओर गिरती है, यानी बंगाल की खाड़ी में, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसलिए आपका राइट आंसर जो है ये सही है, ये और ये दोनों गलत है। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 14। नर्मदा द्रोणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नर्मदा को उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है, यानी कि नर्मदा को उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। दूसरा, यह पूर्व की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है, यह जो है पूर्व की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। तीसरा, समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है? राइट आंसर आपका 1 सही है और 3 सही है, बाकी ये गलत है। राइट आंसर आपका ए सही है। गंगा नदी को उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है, यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है, अतः विकल्प ए सही है। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित दो कथन ए और बी दिए गए हैं। कथन ए, जबलपुर के निकट जय संगमरमर के शैलों में नर्मदा नदी गहरे गाज से बहती है। कथन बी, जहां नर्मदा नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है।
उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, गलत पूछ रहा है। तो राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोनों का दोनों, कथन 1 और कथन बी जो है सही है। चलिए, जबलपुर का निकट संगमरमर के शैलों में नर्मदा नदी गहरे गार में से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। अतः विकल्प डी सही है। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है तो आपका गोदावरी। गोदावरी नदी को इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, जबकि वेन गंगा और पेन गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी भी दक्षिण भारत की एक अन्य नदी है, अतः विकल्प ये सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर, कृष्णा नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य है। कथन 1, यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। कथन 2, कृष्णा लगभग 200 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन 1 सही है, ये कथन 1 सही है, ये वाला गलत है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकल कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर, 200 किलोमीटर नहीं 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये 200 किलोमीटर लिखा था, इसलिए दूसरा गलत था। 18 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृष्णा नदी गिरती है, कृष्णा की सहायक नदियां है, कृष्णा द्रोणी फैली है बंगाल की खाड़ी में, तुंगभद्रा, कोयना, मंजरा, घाट प्रवाह, मूसे तथा भीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में। तो सीधी से है, सीधा ये उपयुक्त में कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूरा नहीं दिया गया है, बी जो है गलत युग्म गलत सुमेलित है। कूट के आधार पर चयन का उत्तर का चयन कीजिए। तो कृष्णा नदी गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा की सहायक नदी है तो आपका ये गलत है, ये जो मिलान है ये गलत है। कृष्णा द्रोणी फैली है महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में। तो ये सही है और ये सही है, और गलत युग्म पूछ रहा है गलत, तो 2 नंबर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदी है, जबकि मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली है, अतः विकल्प भी सत्य है। चलिए अगला देखते हैं। 19 नंबर सवाल। 19, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। दूसरा, कावेरी नदी कर्नाटक के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तीसरा, कावेरी की लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा तथ्य जो है गलत है। राइट आपका सी जो है 2 आपका गलत है, बाकी ये और ये 1 और 3 सही है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, सही है पहला। तो तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। ये कर्नाटक लिखा है जबकि तमिलनाडु के कुडलूर में, एक कर्नाटक कुडलूर लिखा है इसलिए ये गलत है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, ये भी सही है, इसलिए 2 नंबर गलत है। तमिलनाडु के कुडलूर होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया है कावेरी नदी जो है कर्नाटक में, तमिलनाडु लिखा होता तो सही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए न्यू एनसीईआरटी में जो है, न्यू एनसीईआरटी कक्षा 11 में कावेरी की लंबाई जो है 800 किलोमीटर उल्लिखित है। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्ड में 760 है। 20 नंबर सवाल देखते हैं। कावेरी नदी को संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है अमरावती, भिवानी, हेमावती और काबिनी। दूसरा जो है कावेरी नदी की द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा तथ्य जो असत्य है। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो है सही उत्तर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। तो राइट आंसर ये सही है। कावेरी द्रोणी जो तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। कावेरी द्रोणी जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल और कर्नाटक में विस्तृत है, तो सही है। तो कोई भी गलत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये पहला जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात बनाती है। भारत के दूसरे सबसे बड़े जल प्रपात को जानते हैं कावेरी नदी शिव समुद्रम के नाम से। तीसरा यहाँ पर शिव समुद्रम प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत प्रदान की जाती है, और इसका दिया है मैसूर आंध्र प्रदेश तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को।
निम्नलिखित कूट के आधार पर उपयुक्त में से गलत युग्म है, यानी कि कौन सा है? तो आपका 3 नंबर जो है गलत है, यानी कि सी, केवल 3। बाकी ये सही है और ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। शिव समुद्रम प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है, अतः विकल्प सी सही है। 22 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किस झील को सागर की संज्ञा नहीं है, यानी किस झील को जो है सागर की संज्ञा नहीं है? तो आपका जो है कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी 4, चिल्का। कैस्पियन को, अरल को, अमृत को है, चिल्का को नहीं है सागर का दर्जा। बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरब सागर। चिल्का, जबकि चिल्का भारत के उड़ीसा में खारे पानी की एक लैगून झील है, अतः विकल्प भी सत्य है। 23 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा लैगून का उदाहरण नहीं है? कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर आपका जो है ए होगा, ए यानी 4, बुलर झील। लैगून बोल रहा है, चिल्का होगा, कोलेरू होगा, पुलिकट होगा। बुलर झील जो नहीं होगा, तो इसलिए कूट के आधार पर सही उत्तर जो है बुलर झील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड तथा बाढ़ रोधी का तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। जबकि बुलर झील जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील है, तब विकल्प ए सत्य है। 24 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस झील के जल का उपयोग नमक निर्माण किया जाता है? तो कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो राइट आंसर आपका ए, केवल 1 है, यानी सांबर झील जो राजस्थान में सिर्फ इसे का किया जाता है, इन बाकी का नहीं किया जाता है। राजस्थान के सांबर झील जो एक लवणीय झील है के जल का उपयोग का निर्माण जो है उपयोग नमक निर्माण के लिए किया जाता है, जबकि बुलर झील, लोकटक तथा डल झील जो है मीठे पानी के झील है, अतः विकल्प ए सत्य है। 25 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा या कौन से प्राकृतिक झील का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा सी, बुलर झील हो जाएगा। बाकी ये जो ये वाला और ये वाला और ये मानव निर्मित झील है। जम्मू कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है, जबकि गुरु गोविंद सागर, कोडाईकनाल मानव निर्मित झील है और चुलिया एक प्रपात है। चुलिया जो है प्रपात है जो कि चंबल नदी पर है, तो विकल्प सी सही है। 26 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा या कौन से मीठे पानी की झील नहीं है? कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मीठे पानी का झील जो है सांबर नहीं है, यानी सांबर झील ये राजस्थान में नमक के लिए है। तो राइट आंसर आपका ए, यानी 4 वाला सही है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बड़ा पानी आदि मीठे पानी के झील है, जबकि सांबर जो है राजस्थान के एक लवण जल वाली झील आता है, विकल्प ए सत्य है। निम्नलिखित झीलों में से किस झील का निर्माण जल विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाने के फलस्वरूप हुआ है? राइट आंसर ए, गुरु गोविंद सागर झील। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से झीलों का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर झील, भाखड़ा नांगल परियोजना। ध्यातब है कि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित एक लैगून झील है और फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, रूपकुंड झील उत्तराखंड के एक हिम झील है, अतः विकल्प ए सत्य है। निम्नलिखित में किस क्रिया के लिए नदियों के जल का बहुत अधिक महत्व है? यानी कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए नदियों के जल का बहुत अधिक महत्व है? तो डी, उपयुक्त सभी के लिए होता है। भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। 29 नंबर। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ गंगा एक्शन प्लान के साथ कब हुआ था? तो वर्ष 1985, यानी कि कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि वर्ष 1985 में। देश में नदी सफाई कार्यक्रम शुभारंभ जो है वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ, जबकि वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। तीस नंबर। नदी के जल की गुणवत्ता प्रभावित होने का या होने के प्रमुख कारण कौन सा है? पहला, नदी के जल की घरेलू मांग। दूसरा, नदी के जल की औद्योगिक मांग। तीसरा, नदी के जल की कृषि प्रयोग। चौथा, उपयुक्त सभी। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। नदी के जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण उसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसके परिणाम स्वरूप नदियों में अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। दूसरा, महानदी उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तीसरा, महानदी की लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। चौथा, महानदी का अपवाद द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर आपका थ्री जो है गलत है। तो राइट आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है। इसका अपवाद द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में आता है। विकल्प ए सत्य है। महानदी की लंबाई न्यू एनसीईआरटी कक्षा 9 में 860 किलोमीटर, न्यू एनसीईआरटी कक्षा 11 में 851 किलोमीटर तथा ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 12 में 857 किलोमीटर उल्लिखित है। 32 नंबर, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। दूसरा, यह पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। तीसरा, इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। चौथा, गोदावरी अरब सागर में गिरती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। तो राइट आंसर आपका सी जो है 4 गलत है। ये वाला गलत है। ये अरब सागर में नहीं गिरती है बल्कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी इधर, बंगाल की खाड़ी इधर गिरती है, इधर से निकाल कर। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तब विकल्प सी अभिष्ट उत्तर है। ओल्ड एनसीईआरटी कक्षा 12 तथा न्यू एनसीईआरटी कक्षा 11 में गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर उल्लिखित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो बी सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। अतः विकल्प बी अभिष्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिमालयी नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से समुद्र तक का लंबा रास्ता क्या करती है? तो तय करती है। दूसरा, हिमालयी नदियों ने पर्वतों को काटकर गर्जों का निर्माण किया है। दूसरा हो गया। तीसरा, हिमालयी नदियाँ अपने मार्ग के अंतिम भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। चौथा, हिमालयी नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो राइट आंसर सी जो है गलत है, ये वाला। हिमालयी नदियाँ अपने मार्ग में अंतिम भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। तो नहीं, अब अंतिम भाग में तो क्या होता है कि मैदानी भाग हो जाता है। तो मैदानी भाग में नदी का जो प्रवाह होता है धीमा हो जाता है, जिसके कारण से तीव्र अपरदन कहाँ से करेंगे? तीव्र अपरदन जो है ऊपर से जब निकलती है ना, जो पहाड़ों से, तो उस समय जो है तीव्र अपरदन करती है, क्योंकि उस समय जो प्रवाह होता है जल का बहुत तेज होता है। और तीव्र अपरदन करके क्या कहते हैं, नदी जो है जब मैदानी भाग में आती है तो क्या होगा, इनका प्रवाह जो है मंद हो जाता है, धीमा हो जाता है। और इन्हीं में जो है ना ऊपर से पहाड़ों से, जो पहाड़ों को काट कर जो सिल्ट बालू गाद जो लाकर जमा करती है। तो यही जो है 2 नंबर आपका गलत है। चलिए हम लोग देखते हैं। हिमालय की नदियों ने पर्वतों को काटकर गर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। ये अंतिम भाग बोल रहा था, यानी मैदानी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। तो यही गलत है। यहाँ पर लिख रहा है कि ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है। अतः विकल्प सी जो सत्य है, यानी कि यहाँ पर गलत पूछ रहा था तो गलत आपका ये है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा? तो सी सही होगा। चलिए इसी के साथ से आज ये चैप्टर खत्म हो गया। ये 2 पार्ट में ये चैप्टर मतलब हम पढ़ाए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत बड़ा चैप्टर था। तो पार्ट 1 जो है आपको पढ़ा चुके हैं, अपलोड है, आप देख सकते हैं। और पार्ट 2 अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो अपलोड करेंगे तब देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ ये टॉपिक, ये चैप्टर समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग चौथे टॉपिक के साथ, यानी कि चौथे चैप्टर के साथ। एनसीईआरटी के घटना चक्र का ये सार संग्रह है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। माता पिता से अपने प्यार कीजिए, अपने समाज से, अपने देश से प्यार कीजिए, ख्याल रखिए अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए अगर आप पढ़ाई से प्यार करते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सफल होकर और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए।